कुछ आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए सेटल हो जाइए बच्चों जल्दी से, फिर शुरू करते हैं आपका डिस्कशन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम। बैठ जाइए बच्चों जल्दी से, शुरुआत करते हैं फिर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कैसे बेटा? बीमार है? अच्छा, ओके। बैठ जाइए बच्चों। तो कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया था। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम देखे थे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करेंगे और फिर मोस्टली डिस्कशन होगा सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो आज बच्चों आपका फेवरेट टॉपिक सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। बहुत दिनों से आप परेशान थे कब शुरू होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। कहाँ बारिश हो रही बेटा? बहुत मुरादाबाद में? जय हो जय हो जय जय श्री राम, जय हो। गुड मॉर्निंग। धूप हो रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जहां पे भी बारिश हो रही है बच्चों, एक तो कहीं हो रही है और कहीं नहीं हो रही। जहां हो रही है वहां वहां बहुत तगड़ी हो रही है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए बच्चों। हाँ, दिल्ली में कल मैं देख रहा था कि जो है वहां पे तो बड़ी दुर्घटना हो गई यार दिल्ली में। रायबरेली में हो ही नहीं रही है। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। तो ये सुखद खबर है या दुखद है कि कोचिंग आते टाइम रुक गई? ये तो अच्छी बात है ना बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम से नहीं मिलाया हमको। भैया देखो, ये है कि मैं क्या बताऊं, कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग नहीं आना पसंद करते हैं। क्या बेटा? बहुत हो रही है बारिश? तो ये हाँ 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 यार, दिख तो रहा है। तो मतलब बहुत एकदम जबरदस्त ताबड़तोड़ हो रही है या हल्का हल्का? बाढ़ आ गई है? देखिए, ये बच्चों की बारिश थोड़ा सा मतलब अच्छी लगती है, थोड़ा मतलब थोड़ी देर हो फिर रुक जाए। ये एकदम ताबड़तोड़ और ये थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती ना। हाँ, लेकिन तुम लोग एंजॉय करते हो बच्चों बारिश को? अगर बारिश होती है तो अच्छा लगता है तुम लोग को? नहीं, कोचिंग में रहते हो। लेकिन बारिश का, हाँ मतलब मुझे बच्चों बारिश उतनी नहीं पसंद है। मुझे वो वाले दिन अच्छे लगते हैं इसमें मतलब सूरज पूरा निकला हो, हल्की सी ठंड हो, है ना? और वो वाला अच्छा लगता है बारिश में थोड़ा सा। हाँ? घर से निकाल देते हैं। घर में नहीं आना है जब तक डॉक्टर नहीं बनोगे। हल्द्वानी में? हाँ हाँ। अच्छा है बच्चों, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ठीक है, थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है। चलिए, बढ़िया मौसम है और इसी मौसम में आपके लिए मैं एकदम गर्मा गर्म फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आ जाइए शुरू करते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बच्चों शुरुआत करेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और आप लोग जो घबराइए नहीं, सर्कुलर मोशन आपका टेस्ट में आएगा, जहां तक आएगा बच्चों वहां तक कवर हो जाएगा। आप बिल्कुल लोड मत लीजिए इस चीज का। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी जिम्मेदारी आपकी, पढ़ना आपको है। बाकी सिलेबस कितना आएगा, कहां से आएगा, कैसे होगा, वो सब मुझ पे छोड़िए। खूब जाके पढ़ाई करिए। तो सर्कुलर मोशन आपके टेस्ट का हिस्सा है।
लेकिन जितना आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। एनएलएम तो आ रहा है बेटा, एनएलएम तो मेन टॉपिक है। आएगा बिल्कुल, वर्क एनर्जी थ्योरम तक आएगा, जी हाँ। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, ठीक। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाते हैं बच्चों, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि आप इन चीजों पे ध्यान न दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आज जो क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, हालांकि अगले टेस्ट का हिस्सा नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा पूरा डिस्कशन। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बेटा। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से, तो मान लीजिए बच्चों कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग से आपने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और बच्चों आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, आप मान लीजिए राइट साइड मान लेते हैं कि हम ब्लॉक को खींच रहे हैं, ठीक है, तो आपने बच्चों ये एफ फोर्स लगाया और आपने ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया टुवर्ड्स राइट। तो हमें ये निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा स्प्रिंग के, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कैसे चेंज होगी ये निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों ऑलरेडी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब मान लेते हैं बच्चों की जो पार्टिकल को हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं या जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू कर रहे हैं और जहां तक ले जा रहे हैं, मान लीजिए यहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है, और इसको हम लोग एक्स पॉइंट तक आगे डिस्प्लेस कर देते हैं इस ब्लॉक को, एक्स पॉइंट तक बच्चों इस पे एफ फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी ये हमें निकालना है। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमें लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बेटा जैसे जैसे आप ब्लॉक को आगे की तरफ खींचते जाएंगे जो स्प्रिंग पे पीछे की तरफ फोर्स है उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चों तुम लोग जानते हो कि जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे वो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। हुक्स लॉ से बच्चों आपको पता है कि F बराबर माइनस के एक्स, माइनस साइन दिखाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जैसे जैसे आप ब्लॉक को राइट की तरफ खींचेंगे जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। बच्चों मुझे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखना है, तो माइनस साइन तो ये फॉर्मूले से आ गया। अब बच्चों मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स देखिए बेटा वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो एफ एस कॉस थीटा सीधे लगाते, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो हम इसको लिखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक्स हो गया बच्चा, ठीक है, के एक्स फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब थोड़ा सा आगे डिस्प्लेसमेंट देखिए, जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल की ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच है, ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, एक्स बराबर 0, यहां से आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं किसी पॉइंट एक्स तक। अब बच्चों फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, तो किसी मोमेंट पे है ना, जब ये पार्टिकल बिटवीन है ना बीच में मेन पोजीशन से और अपने जहां तक आप खींच रहे हो उसके बीच में कोई पोजीशन पे है, तो उस समय फोर्स इस पे इतना लग रहा होगा, और मान लीजिए आप हल्का सा और डिस्प्लेस करना चाहते हैं, लेट्स से बाय dx अमाउंट, ठीक है, तो फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट बेटा dx हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पीछे की तरफ है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों -1 हो जाएगी, कॉस 180 डिग्री। तो ये मैंने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखा हुआ है, ये माइनस इस माइनस के साथ क्लब होके प्लस बन जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स dx। तो इनिशियल बच्चों कोई एक्सटेंशन नहीं था, x की वैल्यू 0 थी, और मान लीजिए आपने ब्लॉक को x एक्सटेंशन दे दिया है, तो एक्सटेंशन x हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बराबर हो जाएगी k कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगी हैं 0 से लेकर x तक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर हो जाएगा बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर x इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब बच्चों इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है, वो समझेंगे, ये अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, ठीक है, मतलब यहां से अगर आप x इसको डिस्प्लेस कर देंगे आगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा।
अब अगर आपको मान लीजिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए कि ब्लॉक को मैंने यहां पे डिस्प्लेस कर दिया है, आप मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। तो बच्चों तुम सबको पता है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। फाइनल माइनस इनिशियल बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं इनिशियल को जीरो ले लूं, ठीक है, यानी जब कोई एक्सटेंशन नहीं बच्चों तब हम इसको जीरो ले लेते हैं, तो अगर आप इसको जीरो ले लेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो मीन पोजीशन है, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो अज्यूम करके चलते हैं। तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ये बच्चों रेफरेंस पोजीशन है, जहां की पोटेंशियल एनर्जी आप हमेशा जीरो मानेंगे। तो अगर आप एक्स एक्सटेंशन दें तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी स्टोर, या आप एक्स कंप्रेशन दे दें तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अगर आपने ब्लॉक को इस तरह से डिस्प्लेस किया है कि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो आप बच्चों ये भी लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कंडीशन के लिए बच्चों ये होता है कि जो ब्लॉक है उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो। तो अगर आपने ब्लॉक को स्लोली मूव करा है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ी होगी उतना ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में आपसे पूछ दे कि एक स्प्रिंग को एक्स एक्सटेंशन दे दिया गया है, बताइए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। बताइए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा होगा पार्टिकल को इस पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, तो भी बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, फोर्स एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? जैसे ये मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, ये मेन पोजीशन पे ऐसा ये ब्लॉक है, अब इसको आप खींच रहे हैं राइट के साइड, तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहाँ आ जाएगा। तो जैसे जैसे एक्सटेंशन आ रहा है ना ब्लॉक में, वैसे स्प्रिंग में पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है के एक्स। अब अगर आप लगातार ब्लॉक को राइट के साइड ले जाना चाहते हो बिना उसकी स्पीड बढ़ाए, तो आपको लगातार अपने एक्सटर्नल एजेंट की बढ़ाए हुए फोर्स पे भी लगातार आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है स्प्रिंग तो अपने फोर्स को बढ़ाते जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि राइट साइड उसको डिस्प्लेस करते रह जाओ, तो जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा उसका भी वैल्यू फोर्स की बढ़ती जाएगी, तो वेरिएबल फोर्स लगाएगा। बोलिए बेटा। हाँ, राइट। नहीं नहीं, देखिए ना, मैंने माइनस के एक्स नहीं रखा है, देखिए मैंने केवल के एक्स रखा है ना, ये माइनस तो ये वाले फॉर्मूले की वजह से है। ठीक बच्चों, इसमें दो चीजें याद रखनी है कि अगर किसी स्प्रिंग पे आप एक्स एक्सटेंशन दें या एक्स कंप्रेशन दें, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी, इतना ही एक्सटर्नल एजेंट का वर्क रहेगा। अगर आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस करते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई है, स्लोली डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो बच्चों अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, अच्छा हाँ एक और, हमेशा बच्चों रेफरेंस लाइन यही रहेगी एक्स बराबर जीरो, इसमें चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की आप चेंज कर सकते हो रेफरेंस लाइन, सवाल के अनुसार जैसे क्वेश्चन आएगा आप उस हिसाब से अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसकी रेफरेंस लाइन चेंज नहीं होगी, ये हमेशा x बराबर जीरो पे रहेगी। ठीक है, इसको चेंज मत करिएगा, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर तब है जब x बराबर जीरो पे आपने जीरो माना है। अच्छा बच्चों, इसका ग्राफ अपना थोड़ा सा प्लॉट करिए, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल सही, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सवाल कर लें बच्चों इस पे एक, ठीक,
आइए बच्चों कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज कंजर्वेशन ऑफ, हाँ लिखिए। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, गड़बड़ मत करिएगा। जितना भी आंसर है बता सकते हैं आप। बोलिए, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ना बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है ना। जीरो 0.125 सबका है बेटा। ठीक, तो 0.125 कैसे सॉल्व करना है बच्चों? सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया है, तो हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन है। तो हाफ के की वैल्यू बच्चों 100 और 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, 1/20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/20 इंटू 1/20, 1/8 आ जाएगा 0.125। कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठाओ बेटा। 0.125, वेरी गुड। आइए इसी से मिलता जुलता एक और सवाल। ठीक है श्योर। हाँ, कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों इसका? ABCD, दिल्ली। ओके, पक्का डी आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। ए मेरे हिसाब से बच्चों ए आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले एक्सटेंशन y है तो पोटेंशियल एनर्जी E है। इसका मतलब E बराबर आप ऐसा लिखेंगे हाफ के वाई स्क्वायर, फिर आपने y से 2y कर दिया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो इतना हाफ के वाई स्क्वायर, जब आप y से खींच के 2y कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी हाफ के और 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो E फाइनल जो है बच्चों, अगर आप देखो तो 4 टाइम्स E के बराबर है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 4E माइनस E बराबर 3E। तो जो पहला वाला आंसर आना चाहिए, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, चलिए। तो बच्चों बेसिक बेसिक से सवाल बनेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे। अब इसका जो एप्लीकेशन आता है बच्चों वो एनर्जी कंजर्वेशन पे आता है। तो अच्छे सवाल जो बनेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन में बनेंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्ट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जाए कि भैया एक्स एक्सटेंशन है बताओ कितना होगा। बहुत कम चांसेस हैं। ज्यादातर इसके जो कॉम्बिनेशन वाले सवाल बनते हैं बच्चों वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बनते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है और उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
कोई बच्चा ये स्लाइड नोट करना चाह रहा था। हाँ, बोलिए। इस वाले सवाल में इसमें पूछा फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। मतलब देखिए, किसी ने कोई स्प्रिंग थी, उसका ये कांस्टेंट था, उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया। 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कौन किया? एक्सटर्नल एजेंट किया। तो फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछा है, ठीक है। अगर यहां पे बोल देता कि फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो फिर आपकी बात सही हो जाती। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन फिर -0.125 जूल आ जाता, ठीक है। अगर स्प्रिंग फोर्स बोलता, एक्सटर्नल एजेंट है, अप्लाइड फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो ये आ जाएगा। चलिए बदल रहा हूं मैं बच्चों स्लाइड। हाँ, ये वाला बोलिए बेटा। राइट, हाँ। हम्म आप फिर से बोलिए बेटा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अ, नहीं। देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लिमिट्स आप y से 2y लगा रहे हैं, है ना? हाँ, तो फिर आप एक्चुअल में इंक्रीज ही निकाल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर वो वापस से नहीं आएगा। फिर मतलब आप देखिए, जब आप कह रहे हैं कि y था और y से 2y के बीच में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं आप, जो ky dy करेंगे ना और फिर लिमिट्स लगाएंगे। तो वो आप ये जो आंसर आएगा, ये इंक्रीज का ही आएगा, ठीक है। कि पहले y था, फिर और खींचा गया तो 2y हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो इंक्रीज का ही आएगा। फिर आपको वापस से घटाने की जरूरत नहीं। घटाने की जरूरत तब है जब आप y पे निकाल लीजिए और फिर 2y पे निकाल लीजिए। अच्छा बच्चों, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा था, तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, बच्चों एक सेकंड दीजिए जरा। हाँ, तो जब बच्चों मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा था और मैंने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो है अ, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, उसका कारण क्या है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का? बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हम इंटीग्रेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। देखिए, ये जो सवाल आप है, ऐसा नहीं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे। जैसा इस बच्चे ने बताया कि सर एक काम करते हैं, इंक्रीज पूछा है तो इंटीग्रेट कर देते हैं y से लेकर 2y तक kx dx। बिल्कुल सही है, कर सकते हो आप। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, हमें कोशिश ये करनी जितना ज्यादा कम से कम मैथ का इस्तेमाल करें उतना बेहतर होगा। तो इस चीज को बार बार ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल के रख दिया कि बार बार इस प्रोसेस से बच पाए। तो पोटेंशियल एनर्जी केवल इसलिए समझी जाती है, इसलिए लगाई जाती है, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है ताकि आप बार बार इंटीग्रेशन से बच पाए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, फिर और इसमें कुछ डिस्कशन करेंगे। देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है बच्चों कि इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बच्चों कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स। जब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं तो मतलब मेरे कहने का है कि ग्रेविटी और स्प्रिंग के अलावा नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी और स्प्रिंग के अलावा, एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, ठीक है। इसका क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा। तो अगर मान लीजिए बच्चों कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, विस्कस फोर्स नहीं है, इस टाइप की कोई चीजें नहीं है, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा बराबर होगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के, है ना। एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों आप क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में लिखेंगे आप इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। ये तभी वैलिड होगा बच्चों जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बच्चों, मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए बच्चों ये एक स्प्रिंग फोर्स है, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से बेटा एक ब्लॉक अटैच है।
ब्लॉक एक ऐसा अटैच्ड है स्प्रिंग। अब इधर आपने एक एक्सटर्नल एजेंट लगा दिया फोर्स, और ये फोर्स जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है मान लीजिए, और ये खींचता हुआ ब्लॉक को राइट के साइड ले जा रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बच्चों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है ना, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है और एक्सटर्नल फोर्स भी है। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स केवल एक्ट कर रहे हैं, यानी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप बच्चों ये लॉ लगा सकते हैं। सर क्या होगा अगर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल एजेंट आ जाए तो क्या करेंगे सर, उसका भी बच्चों मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तभी वैलिड है जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, के फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर के इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ बोलिए, तेज बोलिए बेटा, थोड़ा सा आवाज तेज बोलिए। हाँ, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है बिल्कुल। स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन कहां जीरो हो गया? स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन जीरो नहीं हुआ, हमेशा थोड़ी होता है, क्लोज लूप में जीरो रहता है। आप जहां से शुरू करो वापस वहीं पहुंच जाओ तो जीरो होगा, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को आप खींचो और फिर रिलीज कर दो, तो जितना गई अगर उतना ही वापस आ गई, फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ गई, तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जहां शुरुआत की वापस वहीं आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इसका थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं आपको, और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो 3-4 केसेस हैं, उन केसेस को एक एक करके डिस्कशन करेंगे, तो इसका एप्लीकेशन आपको और बेहतर समझ में आएगा। बोलिए। हम्म 3/2 ई आ रहा है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं, मैं एक बार इंटीग्रेट करके भी दिखा, ठीक है। बोलिए। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ फिर से इसको। 3/4 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। बच्चों हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए बेटा इसमें, if if only conservative forces are acting, if only conservative forces are acting, then if only conservative forces are acting, then mechanical energy, then mechanical energy of system, then mechanical energy of system will be conserved, then mechanical energy of the system will be conserved. उसके बाद बच्चों आपको ये लाइन लिखनी है, ई एफ बराबर ई आई, और उसके बाद आपको ये लिखना है के एफ प्लस यू एफ बराबर के आई प्लस यू आई। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कुछ सवाल होंगे जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाल में नहीं ही होंगे, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन फिर वहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी।
फिर उसको करने का तरीका दूसरा होगा, मैं एक सवाल लेके आपको समझा दूंगा कि कैसे उसको इंक्लूड करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो पॉसिबल नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क करेगा, और उसका जीरो होना पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। इसमें थोड़े से चेंज करके हम लोग लगा सकते हैं, दूसरा फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लगा सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। तो जहां आपको फ्रिक्शन दिख गया, ठीक है, या एयर ड्रैग दिख गया, एयर रेजिस्टेंस दिख गया, तो फिर आप ये नहीं बोल पाएंगे ई फाइनल बराबर ई। उसको करने का एक और तरीका मैं सवाल लेके उसको भी समझाऊंगा। इसमें किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं ना बेटा? कुछ सवाल कर लिया जाए, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बोलिए। राइट राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो भी कंजर्व होगा। इस केस में मतलब जो अभी मैं सवाल लूंगा, जो अभी आपको सवाल दिखेंगे उसमें ग्रेविटी और स्प्रिंग ही दिखेगा। जब आप इलेक्ट्रोस्टैट जाएंगे तो फिर वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, है ना? ये अभी के रेफरेंस में है, इसलिए मैंने आपको ये लाइन नहीं लिखवाई है। मैंने आपको लिखवाया है कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहती है ना? यही लिखवाया ना आपको स्टेटमेंट? तो उसमें ग्रेविटी भी आ जाएगी। ये तो बहुत एक मतलब ये जो अभी आप केसेस करने वाले हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जहां पे कंस्ट्रेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी नहीं आएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आएगा जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, ठीक है बच्चों? कुछ मैं आपको एग्जांपल की मदद से ना कुछ आपको बताता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते कैसे हैं। तो आप पेपर पेन रख दीजिए और बहुत ध्यान से पूरा डिस्कशन सुनिए। लास्ट में मैं आपको कुछ रिजल्ट बताऊंगा, वो भी याद रखना होगा। जैसे बच्चों ये बहुत क्लासिकल क्लासिकल केस है ये, कि एक ब्लॉक है, वो प्लेटफॉर्म से एच हाइट पे है और ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया है एच हाइट से, तो ये प्लेटफॉर्म पे जाके टकराता है। और बच्चों आप मान लीजिए कि जो कोलिजन हो रहा है वो मतलब इस टाइप का है कि ब्लॉक बस जाके रख जाता है, ठीक है, ब्लॉक रिबाउंड नहीं करता है, ठीक है ना? तो ब्लॉक जाके हिट करता है और कोई एनर्जी लॉस नहीं, मतलब जैसे आपको ये समझ में आ रहा होगी सर टकराएगा तो उससे कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे क्या? तो कुछ एनर्जी लॉस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, ठीक है। टकराने के बाद बच्चों हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो ये ब्लॉक आएगा टकराएगा और पूरा ब्लॉक के साथ सिस्टम जो है वो एक्स हाइट तक नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे सवाल में पूछ दिया गया है, बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो पहले मैं सॉल्व करना शुरू करूं बच्चों, सबको क्वेश्चन समझ में आया है? सवाल में तो कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को? बोलिए, सवाल समझ में आया ना बच्चों सबको? हाँ, सवाल ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है एम मास का, उसको एच हाइट से रिलीज किया गया है, वो जाके टकराता है इस प्लेटफॉर्म पे और ये प्लेटफॉर्म को ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस कर देता है नीचे, ठीक है। हमें ऐसा मानना है कि टकराते समय कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, ऐसा मानते हुए चलना है, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। रियलिटी में बच्चों ऐसा नहीं होगा, जब मैं आपको कोलिजन पढ़ा दूंगा तो फिर एनर्जी लॉस इन कोलिजन भी देखना पड़ेगा। खैर इस सवाल में हमें कोई भी एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन नहीं लेकर चलना है। तो ब्लॉक आया एच हाइट से, टकराया स्प्रिंग से और उसने स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया। ये मैक्सिमम कंप्रेशन है स्प्रिंग का। तो आपको यही बताना है कि बताइए स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो बच्चों ये टकराया और टकरा के कंप्रेस कर दिया, कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक तो ग्रेविटी इन्वॉल्व है, एक स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व है। कोई एयर ड्रैग नहीं है, कोई कोलिजन में फ्रिक्शन, कोई एनर्जी लॉस नहीं है कोलिजन में, कोई फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। सर कब किस चीज को फाइनल लेंगे, किस चीज को इनिशियल लेंगे? जहां पे इंसिडेंट शुरू हुआ वो बेटा आपका इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, और जहां पे पूरी चीज खत्म हुई है ना वो आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, ये फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियल ये जहां से रिलीज कर रहे हैं, फाइनल जहां पे अल्टीमेटली प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो जब मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल।
और जब मैं EI लिखूंगा तो बच्चों मुझे इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। फाइनल काइनेटिक बच्चों जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन कर देगा तो इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, क्या लगता है? मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जब ब्लॉक उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी? 0। तो 0 लिख देते हैं बेटा इसको। अगर फाइनली स्पीड ऑफ द ब्लॉक 0 रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फाइनली बेटा 0 हो गई। बोलिए ठीक है ना? और यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दो टाइप की आएंगी, कौन कौन सी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स कंप्रेशन है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा क्या मतलब सर? सोचना ये पड़ेगा बच्चों कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय आपको एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है ना, तभी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट लिखना चाहते हैं। एब्सोल्यूट लिखने के लिए हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो बेटा रेफरेंस लेने के लिए आपको या तो यहां ले लीजिए या यहां ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आता हो आप कर सकते हैं। मैं फाइनल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फाइनल ही मेरा रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो अगर फाइनल ही रेफरेंस लाइन है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स आएंगे और तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। जब इनिशियल लिखने जाएंगे बच्चों तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ब्लॉक को आप रिलीज कर रहे हैं, ब्लॉक इनिशियली भी रेस्ट पे रिलीज कर रहे हैं आप, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? बोलिए बेटा। 0। 0 हो गया। अच्छा, यू इनिशियल में भी दो केस आएंगे बच्चों, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जब ब्लॉक को आप रिलीज कर रहे हैं इस वाली सिचुएशन में तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं ना, स्प्रिंग तो अभी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ये बोल सकते हैं सर, ये प्लेटफॉर्म की वजह से थोड़ा बहुत कंप्रेशन आया होगा ना, तो चलिए और चीजों को थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूं बच्चों। मास ऑफ प्लेटफॉर्म भी 0 है, ठीक है, ताकि हम जितना इसको सिंप्लीफाई करके चीजों को रख सकें, है ना, उतना। तो मास ऑफ द प्लेटफॉर्म भी 0 है, तो आपको कोई इनिशियल कंप्रेशन लेके नहीं चलना है। अगर सर होता तो हाँ, तो फिर हम यहाँ पे इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर करके चलते। चलिए, तो काइनेटिक इनिशियल तो 0 है ही बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहना है? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी या कितना होगा बेटा? mgh प्लस x होगी बच्चों। ये बात समझ में आती है आप सभी को? क्योंकि रेफरेंस लाइन आपने यहां ली है, यहां से h प्लस एक्स हाइट ऊपर है, ठीक है ना ये। तो यहां से बच्चों आप देखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर mg h प्लस एक्स है, ठीक है। अब सवाल में बच्चों जो भी आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे सवाल में से पूछ दूं, जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा। अब जैसे मुझे आपको सवाल पूछना होगा तो मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि एक सेकंड, इसमें हम लोग ऐसा सवाल बना सकते हैं कि बोल देंगे कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलो है, ठीक है। उसको रिलीज किया गया कुछ हाइट से, रिलीज करने के बाद देखा गया कि जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आता है वो 5 सेंटीमीटर आता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर हो तो बताओ कि ब्लॉक को किस हाइट से रिलीज किया गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सवाल का स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए हैं वो आप सिंपल सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ, नोट कर लीजिए बच्चों, जिसको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, इनिशियल मैंने वहां पे लिया है ना जहां से उसको रिलीज किया जा रहा है, आप देखो ना। प्लेट को नहीं इनिशियल ले रहे हैं, जहां से रिलीज किया गया वहां पे ले रहा है। अगर प्लेट को आप इनिशियल लोगे तो फिर हाँ कुछ स्पीड रहेगी। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी बन जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए।
क्या-क्या? फिर से बोलिए। क्योंकि मैंने जो रेफरेंस लिया है ना, जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है वहीं पे रेफरेंस लिया है। तो उस पोज़ीशन से ऊपर है ना पार्टिकल। हो गया सर। लिख लिया बच्चों? ठीक। लिखिए, लिखिए, लिखिए। हाँ, हाँ, लिखिए, लिखिए। बोलिए, बोलिए। थोड़ा भई बच्चे आप थोड़ा माइक अपने पास रखिए और थोड़ा तेज़ बोलिए, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। फिर से बोलिए, नहीं समझ पाया, क्या कह रहे हैं आप? बोल हाँ, हाँ। हाँ, आंसर रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सेम ही आएगा हमेशा। बोलिए बेटा। नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। क्योंकि देखिए बच्चों थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया होगा, अगर हम बिल्कुल फिजिक्स की बात करें तो जब ये टकराएगा और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, तो इनलास्टिक कोलिजन में थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। हम्म। बच्चों एक सवाल करा दूं इस पे फिर। अम, बच्चों इसमें थोड़ा सा नोटिस करिएगा, अगर आप मतलब के और बाई 2 mg, इसको एक साइड लिख लीजिए, के डिवाइड बाई 2 mg। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे बच्चों की h अपॉन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए थे कि उन्होंने स्प्रिंग सेम रखी और मास सेम रखा जो रिलीज कर रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रखा और मास सेम रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहा, क्योंकि स्प्रिंग आप नहीं बदल रहे हैं और जो मास को रिलीज कर रहे हैं वो नहीं बदल रहे हैं। बस आपने क्या चीज अलग अलग कर दी कि एक बार कुछ हाइट से रिलीज किया और दूसरी बार कुछ हाइट से रिलीज किया। ठीक है, तो अगर आप केवल एच चेंज करेंगे बच्चों और स्प्रिंग और मास नहीं चेंज कर रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एच बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं अभी आप इसका मतलब आपको अगले सवाल में समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे दो केसेस आपको दे दिए जाए कि स्प्रिंग सेम है और ब्लॉक जो रिलीज कर रहे हैं वो भी सेम है, बस क्या डिफरेंट कर दिया, हाइट डिफरेंट कर दी कि एक बार 2 सेंटीमीटर ऊपर से फेंक रहे हैं और अगली बार 3 सेंटीमीटर ऊपर से फेंक रहे हैं। तो आपसे सवाल में मान लीजिए पूछ दिया कि एक बार 1 सेंटीमीटर ऊपर से फेंका है तो कंप्रेशन कुछ है, तो बताओ 4 सेंटीमीटर ऊपर से फेंकेंगे तो कितना कंप्रेशन आएगा। आपने स्प्रिंग नहीं चेंज किया और जिस मास को रिलीज कर रहे हैं वो नहीं चेंज किया, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो h बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये चीज तो आप चेंज नहीं कर रहे हो ना। थोड़ा आप लिख लीजिए, अगला सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लिख लिया। चलिए एक सवाल देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा उससे क्लैरिटी आएगी। कर लीजिए सवाल, कर लीजिए फिर।
396 meter. Option 1. ओके हो गया ठीक। अब बच्चों इस सवाल को थोड़ा देखिए, यही मैं आपको लास्ट में समझा रहा था कि इसमें देखिए उन्होंने क्या किया है कि अगर आप पूरा सवाल आप पढ़ेंगे तो पहले कुछ हाइट से रिलीज किया है, मतलब पहले रिलीज किया इन्होंने 0.1 केजी का जो मास है वो चेंज नहीं किया है, 0.24 मीटर से रिलीज कर रहे हैं पहले, मतलब मैं इसको H1 बोल देता हूँ, H1 0.24 मीटर से रिलीज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो कंप्रेशन आता है वो आ जाता है 0.01 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहे हैं दूसरी बार, फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड। दूसरी बार पूछा गया बच्चों कि दूसरा किस हाइट से उसको ड्रॉप करें। फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप टू कॉज अ कंप्रेशन ऑफ 0.04 मीटर। तो x2 की वैल्यू बच्चों इसमें 0.04 मीटर दे रखी है। तो पहले इतनी हाइट से गिरा रहे हैं तो इतना कंप्रेशन है, दूसरी हाइट कितनी होनी चाहिए कि कंप्रेशन इतना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए ना स्प्रिंग चेंज हुई है ना, जिस पार्टिकल को आप रिलीज कर रहे हो वो चेंज हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि h प्लस एक्स, तो h1 प्लस x1 अपॉन x1 स्क्वायर बराबर होगा h2 प्लस x2 अपॉन x2 स्क्वायर। सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों, आपको h2 की वैल्यू निकालनी, तो जैसे आप h1 रखेंगे तो 0.25 0.24 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर मतलब 0.01 का स्क्वायर बराबर h2 हमें निकालना है प्लस x2 0.04 डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर मतलब 0.04 का स्क्वायर। तो बच्चों ये h की वैल्यू निकालना है तो h प्लस 0.04 एक साइड रहने दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो 0.24 प्लस 0.01 ये हो जाएगा 0.25 और मल्टीप्लाई देखिए बच्चों क्या होगा 0.04 डिवाइड बाय 0.01 का होल स्क्वायर, 0.04 डिवाइड बाय 0.01 का होल स्क्वायर। तो आप डेसिमल पहले हटा दो, ये बच्चों बन जाएगा 0.25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.25 इंटू 16 माइनस 0.04, ठीक है। बच्चों 0.25 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 से करेंगे तो 400, तो 4 बन जाएगा बच्चों ये 0.25 इंटू 16 और माइनस 0.04, तो ये आ जाएगा 3.96। तो ए ऑप्शन बच्चों आ जाएगा। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्लियर है क्या बेटा? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मास कांस्टेंट है ना, देखिए क्या बोला गया है कि अ सैंड पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is dropped on the pan from a height of 0.24 मीटर। तो 0.1 kg के मास को 0.24 मीटर से जब आप गिरा रहे हैं तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ रहा है 0.01 मीटर। फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड, अब किस हाइट से उस सेम पार्टिकल को गिराएं कि जो कंप्रेशन है वो 0.04 मीटर का आ जाए। तो मास भी सेम रखा है और स्प्रिंग भी सेम है। और बच्चों अगर ना क्या बेटा? हाँ, k अपॉन 2m वो कांस्टेंट हो गया है ना, क्योंकि स्प्रिंग और मास सेम है, ठीक है। अगर बच्चों ना भी ये सब कुछ हो तो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एनर्जी कंजर्वेशन की, तो आप लिख दो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर एम जी एच प्लस एक्स, ठीक है, यही लगेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन आपको आता है बच्चों, तो अगर थोड़ा सा चेंजेस भी करेंगे तो भी आप हैंडल कर लोगे। जब लिख लेना तो बताना, फिर अगला केस करेंगे। ठीक, आ जाओ बच्चों एक और केस लिखिए बच्चों, जल्दी से लिखिए फिर अगला केस कर।
बच्चों जिनका रह गया हो तो आप फिर से नोट्स से देख के कर लीजिएगा। पढ़ते हैं, थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। बच्चों ये भी बहुत कॉमनली अकरिंग केस है कि एक पार्टिकल है, कुछ v स्पीड से जा रहा है, वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है उससे जाके हिट करता है। आपसे सवाल में पूछ देगा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बच्चों मुझे ऐसा लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इसको निकाल सकते हैं। एक बार फटाफट करो तो। v स्पीड से एक ब्लॉक जा रहा है जिसका मास m है, वो जाके स्प्रिंग को हिट करता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बताइए स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा? हाँ ओके, सारा सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस। अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन के, 2 का टर्म नहीं आ रहा है। ओके ठीक बच्चों, एक बार फिर से, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, केवल स्प्रिंग ऑफ ग्रेविटी है। तो बच्चों आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर लिख सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल मैकेनिकल में बच्चों फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी ब्लॉक अपनी हाइट को चेंज ना करे, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी हाइट में कोई चेंज ना हो तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि इनिशियल वाले केस में 0 है क्योंकि कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। जब बच्चों ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तो मुझे थोड़ा मदद कर दो बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में? 0, क्योंकि बेटा उस समय रेस्ट पे आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेस करके रुकेगा फिर वापस आएगा। तो के फाइनल बच्चों 0 हो जाएगी और यू फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करिए बच्चों, x की वैल्यू पूछी गई, ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एम वी। हाँ ये बच्चों बन जाएगा x की वैल्यू। तुम लोग की भी यही आई है कि बेटा v बाहर लिख सकते हो आप, है ना, v अंडर रूट एम बाई के। ठीक ठीक क्योंकि बहुत बहुत कॉमनली पूछा जाता है बच्चों, तो एक दो सवाल इस केस पे भी करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समय बच्चों ज्यादा मत लीजिएगा। चलिए बच्चों कर दूं, सवाल लगा दूं बेटा? हाँ चलिए लिख लीजिए सवाल, फिर से पिछली साइड लगाऊंगा। आंसर बता दीजिए बच्चों जिसका आ जाए। आ रहा है अच्छा, सी और बी दो टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, बी आ रहा है। अच्छा सी और बी, चलिए चलिए देखते कहाँ गड़बड़ हो रही है। बच्चों सवाल में कहा गया है कि अ बॉल विद 10⁻³ जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी कोलाइड्स विद अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज गिवन, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट। एक तो बच्चों आप x मैक्स बराबर अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया v अंडर रूट एम बाई के लगा दो, एक तो ये कर सकते हो, या चूंकि मैं ये मानता हूं बच्चों 2 साल बाद आपको शायद ये फॉर्मूला याद रखने में तकलीफ होगी, लेकिन आप एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा याद रखना, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहीं पहुंच जाएंगे। तो x मैक्स की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 50/100 बराबर v, कितनी स्पीड से जा रहा है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है बच्चों, नहीं लगा पाएंगे है ना, यही वाला लगाना पड़ेगा। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 10⁻3, तो बच्चों ये 1000 जूल लिख लीजिए। हाफ के की वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर बोला गया है 50 सेंटीमीटर, 50 का मतलब बच्चों 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4, तो के की वैल्यू बच्चों मेरा तो 8000 आ रहा है भैया न्यूटन पर मीटर, यानी 8 × 10⁻3 सी ही आएगा बेटा।
Yes, sir. नहीं हो रहा है। बी वालों कहाँ गड़बड़ किए हो? कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाइए। क्या बात है? चलिए बच्चों, ये बी वाले कहाँ गड़बड़ हुए थे? बी ऑप्शन क्या गड़बड़ हुआ बेटा? कई सारे लोग बच्चे बी कह रहे थे, तुम लोग यही लगा दिए थे क्या? हमारा तो सी- अच्छा अच्छा, चलिए ये बच्चों होगा सीधा सीधा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई है, के निकालना है, एक्स को आपको मीटर में कन्वर्ट करके फिर रखना पड़ेगा। तो 50 है तो 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4। बदल दूं क्या स्लाइड? बताओ बेटा। ये चलिए देखिए, बदल दीजिए। पीछे वाली कौन सी वाली? एच प्लस एक्स वाला क्या? वो एच प्लस एक्स जिसमें कंपेयर कर रहे थे वही? ठीक है ठीक है, चलिए ये कर लीजिए फिर दिखाते हैं। अच्छा ये कर लो भैया, फिर करते हैं बैक साइड। क्या नाम बेटा आपका जिन्होंने ऑप्शन ए कहा है? ऑप्शन ए क्या नाम बच्चे आपका जिन्होंने ऑप्शन कर देंगे बेटा, कर देंगे। आप ये सवाल कर लो फिर करते हैं स्लाइड, ठीक है? ऑप्शन ए। ए ए आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए अगर आप ना, खैर ठीक है, पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे ने देखते ही बोल दिया था ऑप्शन ए। मैं इसीलिए जानना चाह रहा था किन्होंने कहा है। बच्चों ऑप्शन ए देखते भी आप कह सकते थे, कारण क्या है उसका? एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जिस वेलोसिटी से वो, मतलब जिस वेलोसिटी से वो स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, जो इस टाइम पे, जिस इस मोमेंट पे जब वो जस्ट कंप्रेशन करना शुरू कर रहा है, जो इस मोमेंट पे स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कहना थोड़ा सा गड़बड़, स्पीड होगी, वो जाएगा ऐसे कंप्रेस करे, स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन पे 0, वापस आएगा वापस आएगा वापस। तो जब वो स्प्रिंग को छोड़ रहा होगा तो बेटा वो V नॉट से ही स्प्रिंग को छोड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि जितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी स्प्रिंग में, जब वो स्प्रिंग वापस से नेचुरल लेंथ में आएगी, वापस से ब्लॉक को मिल जाएगी। तो ब्लॉक जिस एनर्जी से स्प्रिंग को दबाना या कंप्रेशन करना शुरू किया होगा, उसी एनर्जी से ब्लॉक पीछे जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? तो ये चूंकि 3 मीटर पर सेकंड शुरुआत में दिया था, तो ये -3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है बच्चों जिसमें -3 दिया हुआ है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कंप्रेशन का बच्चों फॉर्मूला आपको पता ही है, मैक्सिमम कंप्रेशन V/m/k। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका ये वाला आंसर 1.5 मीटर भी मैच कर जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों सबको? यस सर। पक्का ना? चलिए अब भैया जो जो जिनका स्लाइड में रह गया, भैया कौन किसका रह गया है बताओ जरा। ये वाला रह गया है क्या? ये लिख लिया है सबने? ये लिख लिया बच्चों सबने? ये तो किसी का नहीं रह गया है। अच्छा बदल रहे हैं फिर, अब ना वापस कराना। ये वाला बचा है, लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा, 3 लाइनें हैं, तुम तुरंत पैरासीटामोल जल्दी लिखो। ठीक, चलिए बदल रहे हैं बच्चों स्लाइड, अब ना पीछे लाइएगा। ये देखिए ये रह गया था किसी का? ठीक है बच्चों देख लीजिए जिसका रह गया, 3 लाइन है बेटा, जल्दी लिखिए। चलिए ये तो मैंने अभी बताया। एक बच्चों इसी, ए तुम लोग परेशान कर रहे हो क्या? बहुत मारेंगे, परेशान करो, बदमाशी करो। 3 लाइन में कितना समय लग जाता है बेटा? गुलाबी और पिंक और ये आसमानी कलर से ना लिखना। ये बच्चों होमवर्क है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये गोल्डन सिल्वर सब लिख रहे हैं, ये होमवर्क के लिए बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। चलिए एक और आप सभी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का और एक क्लासिकल एग्जांपल बच्चों, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्मूथ सरफेसेस हैं हर जगह। और एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया बच्चों यहाँ हाइट में से,
रेस्ट पर से आपको मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताना है। चलिए, हिंट के तौर पे बच्चों, आप जहां से मोशन शुरुआत हो रहा है आप उसको इनिशियल ले लीजिए, जहां पे मोशन एंड हो रहा है बेटा वो फाइनल ले लीजिए, जहां फाइनल है वहीं आप रेफरेंस मान लीजिए, ये फाइनल है और यही रेफरेंस। ओके, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताना है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। फोर mgh अपॉन अंडर रूट के, ठीक है। और बच्चों जिनका हो जाए बताना चाहें तो बता सकते हैं। So under root 2 mgh. अंडर रूट Under root 2 mgh upon. ओके, ये आ रहा है सर √2। अंडर रूट 2 mgh अपॉन के आ रहा है क्या? सर ठीक। यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा। देखिए बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, और जिन्होंने जैसे किया वो मैच करना चाहे मैच कर लीजिएगा। ई फाइनल बराबर ई इनिशियल, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों दो एनर्जी के टर्म्स आएंगे, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल में बच्चों दो टर्म आएंगे, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल। क्योंकि पार्टिकल की हाइट चेंज हो रही है तो इस बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। तो फाइनली बच्चों जब पार्टिकल एकदम मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, जीरो लिख दिया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो चूंकि ये रेफरेंस लाइन है, पार्टिकल इसी पे है, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और इस मोमेंट पे स्प्रिंग में कंप्रेशन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी बराबर। इनिशियल लिखने जाएंगे बच्चों तो पार्टिकल को रेस्ट पर से ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल जीरो। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल h हाइट ऊपर है तो mgh हो जाएगी। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे तो स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है। इन दोनों को बच्चों इक्वेट कर देंगे तो हाफ mgh बराबर हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से बच्चों, आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2mgh अपॉन के। बच्चों तुम लोग कभी यही आया था क्या, अंडर रूट 2mgh अपॉन के? Yes sir, yes. मैच कर रहा है ना बच्चों? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए। बोलिए बेटा। नहीं नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप? देखिए जब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के दो टर्म्स होते हैं, मतलब दो चीजों के सम को मैकेनिकल कहते हैं, तो एक तो काइनेटिक है और पोटेंशियल है। तो जब फाइनल लिखेंगे तो उसमें भी दो टर्म आएंगे, इनिशियल में भी दो टर्म आएंगे। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी आप लिखने जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की चेंज हो रही है यहाँ पे, एक तो स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी ध्यान रखना है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे तो देखिए फाइनल तो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब फाइनली पार्टिकल रेफरेंस लाइन पे आ गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। और स्प्रिंग में उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिख देंगे बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि रेस्ट पर से रिलीज कर रहे हैं। इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, क्योंकि रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर है, वर्टिकल हाइट h है। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो होगी, क्योंकि जब यहाँ पे है तो कोई कंप्रेशन नहीं है। फिर इक्वेट कर देंगे। बोलिए बेटा। नहीं, टकराने पे हम लोग फाइनल नहीं ले रहे हैं ना, जब कंप्रेशन हो रहा है, समझ रहे हो आप? ऐसे आया नीचे, यहां जाके टकराया स्प्रिंग से, स्प्रिंग को कंप्रेशन करना शुरू किया, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तब स्पीड जीरो होगी, है ना। फाइनल स्टेट हम लोग जब स्प्रिंग को कंप्रेस करके यहां पे रखा हुआ है तब उस समय फाइनल ले रहे हैं, ठीक है। कहां पे? यहां पे। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या समस्या है? क्योंकि देखिए ये रेफरेंस लाइन है ना, तो यहां से कितना हाइट ऊपर है, x तो ये हो गया, और यहां से भी h हाइट ऊपर है, टोटल हाइट h प्लस एक्स हो गई, इसलिए h प्लस एक्स लिया गया है। अच्छा
तो लो ना बेटा इंक्लाइन से। रेफरेंस आपने कहाँ माना है? ये रेफरेंस है। यहाँ से बताओ कितनी हाइट ऊपर है पार्टिकल, देखो ये हाइट कितनी है, तो वही लिया है देखो। एक और सवाल बच्चों देखिए, एक पार्टिकल है बच्चों जो स्प्रिंग से अटैच है, कराएंगे बेटा, क्यों परेशान हो? मैंने बोला है ना, आप सिलेबस के लिए आप, मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी एक सवाल ऐसा आ जाए जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो, आप बिल्कुल आके अगले दिन मुझे, ठीक है? लेकिन बीच में ऐसे हम लोग, हाँ लिंक नहीं तोड़ सकते बेटा, जो ऑर्डर है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। हाँ कोई सवाल कुछ पूछ रहा था, बोलिए बेटा, सवाल पूछिए, सवाल कहाँ है? एग्जाम में ये तो नहीं आएंगे, आपके जो अभी पेपर हो रहा है उसमें नहीं आएंगे, लेकिन वर्क एनर्जी में आएगा, मतलब आपके फाइनल पेपर में आएंगे, इस पेपर में शायद नहीं आए। हाँ कोई सवाल पूछ रहा था, बोलिए बेटा। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये बोल दो कि एच हाइट नीचे आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी √2gh, सही बात है ना? v बराबर √2gh हो जाएगा। हाँ फिर क्या कह रहे हैं बेटा आप? हाँ फिर हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ kx स्क्वायर कर दीजिए, है ना? उससे भी सेम आएगा। चलिए एक और सवाल बच्चों, एक पार्टिकल है जो स्प्रिंग से अटैच है, और यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है बच्चों, ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। और क्या किया बच्चों कि ब्लॉक को स्लोली नीचे नहीं ला रहे हैं, ये नेचुरल लेंथ पे ब्लॉक है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने हाथ से सपोर्ट कर रखा है ब्लॉक को, ठीक है? ये सिचुएशन है कि ब्लॉक को ऐसे हाथ से सपोर्ट करके रख रहे हैं ताकि वो नेचुरल लेंथ पे रहे, और अचानक से ऐसे हाथ हटा लेते हैं। जब आप अचानक से ऐसे हाथ हटाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ब्लॉक एक ऐसा मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाएगा और फिर जाके ऐसा ऑसिलेट करने लगेगा, यही होगा ना बच्चों? समझ में आ रही है आपको सिचुएशन? तो ऐसा हाथ लगा के रखें और अचानक से हटा लेते हैं, तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा आपको सवाल में वो बताना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक बार फिर से बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना है, इनिशियल और फाइनल दो आप कंसीडर कर लीजिए। आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है कितना होगा ब्लॉक पे। एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों लगा लीजिए, जहां पे रिलीज कर रहे हैं वो इनिशियल है, जहां एक्स मैक्स के बाद पहुंचा वो फाइनल है। बेटा कोशिश करिए सबका सही आंसर आए। mgh/k, h क्या है बेटा? h तो mg/k, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा आप ले रहे हो? नॉन कंजर्वेटिव कौन सा? 2mg/k। 2mg/k, 2mg/k। ठीक, mg/k। √2mg/k। बच्चों देखिए आप इसमें फिर से आप कंसीडर कर लीजिए, जहां पे ब्लॉक जाके रुक रहा है वो फाइनल हो गया, और जहां ओके जहां से आप रिलीज कर रहे हैं बच्चे वो इनिशियल हो गया। ध्यान से देख लीजिए बच्चों फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? फाइनल बच्चों दो टर्म, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल में भी दो टर्म, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल। बेटा इनिशियल काइनेटिक 0, क्योंकि आप रेस्ट पर से ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म आएंगे, एक तो स्प्रिंग की और ग्रेविटी की। अब फाइनल पे ही बच्चों मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, तो मेरा रेफरेंस लाइन ये है, जहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वही रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन से ये एक्स मैक्स ऊपर है, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है ना बेटा उतना ही ऊपर है, तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा mgx, और x है बच्चों जो मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा इनिशियल। बच्चों इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कोई मेरी मदद करना चाहे? इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इनिशियल? बच्चों बहुत कम बच्चों ने आवाज दी है भाई। इनिशियल 0 होगा, क्यों होगा इनिशियल 0? क्योंकि हाँ पार्टिकल नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे ना, कोई एक्सटेंशन नहीं है। फाइनली बच्चों जब पार्टिकल मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो बेटा 0 रख दीजिए।
और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म फिर से लिखने पड़ेंगे, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन वाला बच्चों जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप जब रिलीज करेंगे तो पार्टिकल रेफरेंस लाइन पे आ गया, तो रेफरेंस लाइन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। स्प्रिंग पोटेंशियल जी बच्चों, चूंकि ब्लॉक ऐसा गिरेगा तो यहां तक आते आते स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हो जाएगा, तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, सारे टर्म्स क्लियर है सबको? तो ये बच्चों बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर एम जी एक्स। यहां से देखिए बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू बच्चों यहां से 2mg अपॉन के आएगी। जिन बच्चों ने 2mg अपॉन के बताया था बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। जिनका थोड़ा सा गड़बड़ आया था देख लीजिए, कितने बच्चों का आ गया था 2mg अपॉन के, हाथ उठाइए बच्चों, वेरी गुड, बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, डिफरेंस क्या रहेगा? देखिए अगर आप इसको स्लोली स्लोली रिलीज करेंगे ना, एक तो है कि आपने अचानक से हाथ हटा लिया तो ये एक्सटेंशन आएगा मैक्सिमम। अगर आप इसको स्लोली रिलीज करेंगे, स्लोली बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आने देंगे, तो जो ब्लॉक की पोजीशन होगी इतना नहीं एक्सटेंशन आएगा, ठीक है, 2mg बाई के नहीं आएगा, ब्लॉक उससे थोड़ा पहले रुक जाएगा और वो कहलाएगी बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप स्लोली उसको नीचे लाएंगे तो ये जो पोजीशन कहलाएगी बेटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, ठीक है। अच्छा सर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप देखिए क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम आप बोलेंगे कि जो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है वो ऊपर की तरफ लगने वाले kx फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो mg बराबर kx हो गया है, तो x बराबर mg बाई के। तो आप बच्चों यहां देखिए, जब आप स्लोली नीचे लाते हैं और पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिलीज कर देते हैं, मतलब स्लोली स्लोली नीचे लाए, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इतना हो गया कि वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले रहा है, तो जो एक्सटेंशन आ रहा है वो mg बाई के आ रहा है और वो मैक्सिमम एक्सटेंशन का आधा है। जब आप अचानक से हाथ हटा लेंगे ना तो पार्टिकल यहां पे आके भी रुकेगा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकेगा नहीं, ये यहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा पर रुकेगा नहीं, यहां पे वो आएगा नीचे, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा और फिर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ये होगा। समझ रहे हैं आप? तो दो सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ एक वर्टिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैंग कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी mg बाई के। एक स्प्रिंग ब्लॉक हैंग कर रहा है, रिलीज कर दिया गया सिस्टम को, बताइए मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो वो 2mg बाई के होगा, ठीक है, बोलिए। ये वाला ये mgx है बेटा। देखिए ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी उसके दो टर्म आएंगे, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो इनिशियल स्टेट में जब पार्टिकल यहां पे है तो रेफरेंस लाइन से वो x ऊपर है, क्योंकि हमने ये माना है कि उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन x आएगा, तो रेफरेंस लाइन से वो कितना ऊपर है, x ऊपर है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx हो गया इनिशियल स्टेट में। हाँ हाँ हाँ, एक्सटेंशन नहीं हुआ तो एक्सटेंशन से किसमें चेंज आता है, स्प्रिंग वाले में आता है। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसका तो आपको रेफरेंस लाइन से पार्टिकल कितना ऊपर है उस पर डिपेंड करता है। तो रेफरेंस लाइन ये है, यहां से पार्टिकल x ऊपर है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx लिखा जाएगा। हाँ मैं बता दूंगा बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दूंगा, एक एक करके हैंडल करने दीजिए। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा आप? हाँ हाँ हाँ, ये नहीं पता हमें, ये निकालना है, यही तो निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। बिल्कुल आप कहीं से ले सकते हैं, आप यहां से ले लो, नेचुरल लेंथ पे रेफरेंस मान लो। हाँ नेगेटिव हो जाएगी लेकिन फाइनल वाली नेगेटिव होगी, मतलब आपका फिर उस केस में एक्सप्रेशन बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर और फाइनल वाली माइनस mgx लिखोगे और ये फिर जीरो हो जाएंगे तीनों टर्म, तो वापस से आप इसी इक्वेशन पे आ जाओगे, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। तो रेफरेंस लाइन आप कहीं पे लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो आपको हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, हर एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इक्विलिब्रियम पॉइंट का समझिए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे
जब आप स्लोली नीचे लाते हो, एक सेकंड बता, इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दूं मैं। जब स्लोली नीचे लाते हैं तो मान लीजिए स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स हो रहा है, स्लोली नीचे लाने पे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ब्लॉक रुक जाएगा। ठीक है, आप उसको बिल्कुल स्लोली नीचे लाते हैं तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर ले जाए स्प्रिंग फोर्स, तो mg जो है kx के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो आपका एक्सटेंशन आएगा वो mg अपॉन k आएगा। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन और इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन का डबल होगा। जैसे आप मान लीजिए आप अचानक से ऐसे हाथ हटा लीजिए तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहां से शुरू करेगा मैक्सिमम एक्सटेंशन और फिर ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा, एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन के अबाउट? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। ठीक है, ऐसा ऐसा एसएचएम करेगा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। पता नहीं आज मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या है, तुम लोग की आवाज ही नहीं क्लियर आ रही। हाँ बोलिए। राइट, बच्चों आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए अगला देखिए, एक और बच्चों स्प्रिंग। हाँ बोलिए बेटा। जीरो प्लस एक्स ये पूरी नहीं कर ठीक है, मैं लिखता हूँ। देखिए, जब आप केएफ का मतलब बताइए बेटा, क्या समझते हैं केएफ का मतलब क्या हो गया? तो जब आप मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आएगा मतलब ब्लॉक उससे नीचे नहीं जाता, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म आएंगे क्योंकि हाइट भी चेंज हो रही है और स्प्रिंग भी इन्वॉल्व है, तो दो चीजें लिखनी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल वाली जीरो है और स्प्रिंग वाली हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी फाइनल में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपका फाइनल है, आपने वही रेफरेंस मान लिया है, तो आप पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो पार्टिकल आ जाएगा रेफरेंस लाइन पे। रेफरेंस लाइन पे आ गया मतलब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो गई क्योंकि रेफरेंस लाइन आपने यही मान ली है। ठीक है, तो ये जीरो हो गई और स्प्रिंग पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि एक्स एक्सटेंशन हो गया स्प्रिंग में, तो उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए बच्चों एक और केस देखिए। पढ़ के बच्चों आंसर बताइएगा थोड़ा इस। Sir, option C. सी ऑप्शन सर। C. सी ऑप्शन होगा बच्चों, क्योंकि हाँ Yes, sir. यही तो सवाल अभी किया है ना हम लोगों ने। सी हाँ सी ऑप्शन आएगा, यही सवाल किया है बच्चों हम लोगों ने। ठीक है, एग्जैक्ट सेम सवाल किया है, 2mg/k। बिल्कुल। अगर बच्चों इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की जगह ये मैक्सिमम शब्द काट दे और पूछ दे द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और यहाँ पे ऐड कर दे एट इक्विलिब्रियम, तो बच्चों फिर कौन सा चेक? फिर वो बी हो जाता। हाँ फिर बी हो जाता बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ आ रही बोलिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों। केवल इसमें बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज होगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं लगेगी।
क्या आंसर आ रहा है बच्चों? डी फॉर दिल्ली। चलिए, काकू। अच्छा, ठीक। इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट A, द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज पॉइंट B। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है। आप बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन बेधड़क लगाइए, कहीं पे इनिशियल कहीं पे फाइनल। जैसे आप बच्चों फाइनल यहाँ ले लीजिए, है ना, जरूरी नहीं कि आप हर बार ग्राउंड पे ही लें, आप यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लीजिए। ठीक है, ए पे आप जो है इनिशियल मान लीजिए, ये फाइनल, और जहां फाइनल मान रहे हैं वही रेफरेंस लाइन ले लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी बच्चों, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक 0 क्योंकि रेस्ट पर से रिलीज कर रहे हैं। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बच्चों, यहां से यहां तक की हाइट mg y0, ठीक है, बराबर के फाइनल। हमसे पूछा गया है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, u फाइनल 0। क्यों u फाइनल 0 क्यों ले लिया बच्चों? कोई आंसर देना चाहेगा इसका? हाँ, रेफरेंस लाइन पे इसीलिए। तो देखिए बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी mg y0 आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली ऑप्शन। कितने बच्चों ने सही सोच लिया था? हाथ उठा दीजिए जल्दी से। मैंने ग्राउंड को रेफरेंस कर दिया। हाँ, सेम आएगा। ग्राउंड को भी रेफरेंस लेंगे तो बच्चों सेम आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, जो नोट करना चाहते हैं, फिर अगले आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल। ये नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ, बताइए बच्चों, आंसर बताइए, फिर काफी समय हो गया अब तो। चलिए, ऑप्शन ए। और बच्चों बाकी सबका? ए, ठीक। तो जो रेफरेंस लाइन ले लीजिए आप ग्राउंड पे, ठीक है, और जहां से आप रिलीज कर रहे हैं उसको आप टॉप में इनिशियल मान लीजिए, ये फाइनल, इसी को रेफरेंस ले लीजिए। और ये बच्चों इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बच्चों mg y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y हाइट ऊपर है। जब बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा बच्चों पार्टिकल, ये सिचुएशन होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के मान लेते हैं, उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है वो mg y आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चों ने सोच लिया था? हाथ उठा दीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें थीटा एंगल का बच्चों कोई रोल नहीं होगा, वर्टिकल हाइट ही आप देखते हो, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना वर्टिकल हाइट पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। चलिए बच्चों, एक सवाल और है मेरे पास, वो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, इसको भी आप होमवर्क में करिएगा। और ये बच्चों अच्छा सवाल है, अगर आप चाहेंगे तो मैं कल इसको डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन आप एक बार सॉल्व करके आइएगा। और इसको बच्चों आप, हाँ बोलिए। कौन सा सवाल दिया था मैंने होमवर्क में बेटा? यू वाला क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, लाओ पहले चलो, समय है समय अभी। क्या था बच्चे सवाल वो? एक बार बताएंगे क्या? एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का? ये था क्या बेटा? और मास कितना था? ओके,
और क्या पूछा गया था, मैक्सिमम स्पीड पूछ गई थी। ठीक है, चलिए बच्चों, ये बढ़िया सवाल था, मैंने आपको कल कहा था हल करने के लिए। किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया और जिसका आंसर आ गया हो बेटा? होमवर्क था, हाँ। कितना आया था बेटा जिन्होंने सॉल्व किया है? √8 मीटर पर सेकंड आ रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। सवाल में कहा गया है कि एक पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ इस तरह से चेंज हो रही है, पार्टिकल का मास 1 किलो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है, बताइए इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना ये सोचना पड़ेगा, जैसे मैकेनिकल एनर्जी बच्चों सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल की। अब मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है बेटा, तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मुझे बता दो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? मिनिमम होगी। बहुत बढ़िया। तो अगर हम कहीं से ये पता कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है कि 2 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वी मैक्स पूछा गया है। कहीं से अगर हम ये पता कर ले जाएं कि यार मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे होती है? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे होती है? इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम? बिल्कुल सही बात है, यू मिनिमम सर होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि फोर्स वहां पे जीरो होगा। बच्चों मानते हो ये बात? फोर्स जीरो होने का मतलब है कि डी यू बाई डी एक्स जीरो हो जाए, सही है ना? अब बेटा इसमें देखिए u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो बेटा ये 2x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन के बाद ये बनेगा 2x बाई 2 माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और बाई 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज -1। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 करेंगे तो बच्चों x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 वो पोजीशन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम होगी। ठीक है, तो x बराबर 1 बच्चों आप यहां रख दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी आ रही है। x बराबर 1 रखेंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, वेरी गुड, -1। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बच्चों -1/2 आ रही है, यहां पे रख दो। तो 2 बराबर k मैक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बच्चों -1/2, तो -1/2 को इधर ले जाइए तो बच्चों ये बन जाएगा +5/2 बराबर k मैक्स। k मैक्स हो जाएगा बच्चों हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू v मैक्स का स्क्वायर, सही है ना बच्चों? यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो v मैक्स का स्क्वायर बराबर m/5/m, m की बच्चों वैल्यू है 1, तो v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √5 मीटर पर सेकंड। कोई ऐसा बच्चा हमारी क्लास में जिन्होंने सॉल्व किया हो और √5 आ गया हो तो बता सकते हैं बेटा। बाकी सवाल थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि उसमें मैकेनिकल एनर्जी और दोनों का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो गया था, है ना? बोलिए बेटा। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा आवाज, पता नहीं आज आपके माइक से आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, थोड़ा तेज बोलिएगा बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे। हाँ बोलिए। आपने कहाँ गड़बड़ किया, देखिए जरा। यू मिनिमम कितना आया था आपका? हाँ हाँ, कैसे किया था आपने? यू मिनिमम कितना आया था आपका? ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 ही दी हुई है ना सवाल में, तो 2 बराबर k मैक्स प्लस यू मिनिमम करेंगे तो, और मास 1 किलोग्राम है, सही तो है कैलकुलेशन वैसे। तो आपने गड़बड़ किया ना कैलकुलेशन फिर। ये जो -1/2 है इधर आके जुड़ेगा तो +1/2 होगा, तो 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा ना। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों सब, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ। हाँ भाई, तो इस सवाल में बच्चों ये था स्टेटमेंट की पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया हुआ था और ये
अरे हो जाएगा भाई, बता तो दिया है। आप लोग क्यों इतना ज्यादा परेशान होते हो बच्चों? सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है ना। कोई भी आपको सवाल ऐसा नहीं होगा जो बिना पढ़ाया होगा, तो क्यों आप मत परेशान हो, करा दूंगा मैं। उसमें लिखा हुआ है पूरा सर्कुलर मोशन, लेकिन उसमें काइनेमेटिक्स आएगी, मतलब एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उससे एक्सेलरेशन। डायनेमिक्स का बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है? तो आप मत परेशान होइए। ओके सर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और पूछा गया था कि मिनिमम पोटेंशियल, पूछा गया था हमसे सवाल में कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी बता दिया था, और मास 1 किलोग्राम बता दिया था। तो अगर आप इसको मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालना है? क्योंकि मैक्सिमम स्पीड निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है सवाल में कांस्टेंट दिया हुआ है, ई 2 जूल, ठीक है? इतना इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो अगर एक चीज मैक्सिमम होगी तो दूसरे को मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है? तभी समेशन मिलके जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है? यानी जहां पे फोर्स जीरो हो, ठीक है? फोर्स जीरो होगा जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। यानी ये वो पोजीशन है जहां पे पार्टिकल के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है। तो बेटा आप x बराबर 1 इसमें रख देंगे तो 1/2 -1, तो -1/2 आ जाएगा। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है -1/2। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो -1/2 प्लस k max बराबर 2। ये कहां से आ गए? सवाल में दिया हुआ था टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p मैक्सिमम √5 आ जाएगा। बच्चों अब हेडिंग डाल दीजिए, सर्कुलर मोशन। आ गए भैया फाइनली, सर्कुलर मोशन। ठीक, बोलिए बेटा। पावर इसके बाद कर लेंगे, सर्कुलर मोशन के बाद। तुम लोग ये बताओ, इतना क्यों आप लोग सिलेबस को रह के, आपको क्या लगता है? मतलब ऑनेस्टली बताइए कि कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? ये जो आदमी खड़ा है ये पता नहीं कभी भी जा सकता है, तो आप इतना क्यों नहीं, हड़बड़ी में क्यों रहते हैं कि सर ये भी कब होगा? हाँ, पावर सिलेबस में अभी तो आपके टेस्ट में भी नहीं आएगा। और हर चीज का बच्चों एक लिंक होता है ना, हम अपन बीच से उठ के नहीं जा सकते। देखो पढ़ाने में कुछ नहीं, सर्कुलर मोशन ना मैं आपको 2 क्लास पहले ही पढ़ा देता, लेकिन फिर इसके जो सवाल आते हैं ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले, वो बिना एनर्जी कंजर्वेशन के आप नहीं कर पाते। तो आप सिलेबस वाला भार मेरे पे रहने दीजिए कि कौन सी चीज कब होगी, कैसे करेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर आप चीजें समझने में आप लोगों को तकलीफ होगी, मैं वो नहीं चाहता हूँ। हाँ, अच्छा कौन से वाले नोट्स? आगे पीछे कैसे होंगे? जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वही वैसे ही लिंक आप रखिए, वही आपके नोट्स होंगे। आप सिलेबस के हिसाब से मतलब और आगे पीछे मत करिए। जैसे कुछ चीजें हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले पढ़ाना चाहिए, वो पहले पढ़ा देते हैं। कुछ चीजें ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद पढ़ानी चाहिए, वो थोड़ी देर के बाद पढ़ाना चाहिए। जैसे सर्कुलर मोशन है, कई जगह आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ पढ़ा देते हैं, कई जगह काइनेमेटिक्स के साथ पढ़ा देते हैं। मेरा ऐसा रहता है कि एक बार सारी चीजें चलती चली जाए, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहुंचेंगे तो पूरा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हुए सर्कुलर मोशन पूरा एक साथ खत्म। तो आप इस चीज से मत परेशान होइए, और सिलेबस के फ्लो पे भी मत परेशान होइए। कभी कोई चीज ऐसा आपको नहीं होगी कि ये चीज होनी चाहिए थी और नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, हो सकता है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए। हेडिंग डालिए बच्चों, सर्कुलर मोशन। हाँ हाँ बोलिए। ओके, बताइए। हाँ बिल्कुल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी जीरो होता है, लेकिन इस सवाल में बच्चों आप देखेंगे ना, आप इसको इसको डबल डिफरेंशिएट करो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो x माइनस 1 आया है, डी बाई डी एक्स बराबर x माइनस 1। आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आप वापस से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना? अब ये चूंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा, है ना? पोटेंशियल जी यहाँ पे मिनिमम होगी।
चलिए बच्चों, सर्कुलर मोशन लिखिए। थोड़ा सा बच्चों शुरुआत कर देते हैं आज, लिख लीजिए इसमें। मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल motion of a particle moving on a circular path motion of a particle moving on a circular path is called as circular motion. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, it's an example of, it is an example of 2D motion. It is an example of 2D motion. तो जो बहुत बेसिक सी चीज मैंने लिखवाई है आपको कि अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। और बच्चों ये एक एग्जांपल है 2D मोशन का, है ना। तो चूंकि मोशन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में मोशन हो रहा है, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि मोशन जो है एक प्लेन में हो रहा है। तो इसका जो ये जो एग्जांपल है वो 2D मोशन का एग्जांपल है, या मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल है। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा समझते बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से शुरू करता है और पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है? तो एंगल मेड बाय दिस मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस मूवमेंट की वजह से सर्कल के जो सेंटर पे एंगल बनता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो ए से बी तक जाने में जितना वो एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों थीटा से, और थीटा बराबर होता है, किसी बच्चे को पता हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? वेरी वेरी गुड, आर्क लेंथ, बिल्कुल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यूनिट क्या होती है बच्चों, या यूनिटलेस होता है? हाँ, यूनिट बच्चों डिग्री, लेकिन आप डिग्री को प्राइमरी यूनिट मत मानना, कई जगह आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एसआई यूनिट बच्चों इसकी होती है रेडियन। तो हमेशा आप रेडियन पे ही आंसर निकालना, अंटिल आपको ऑप्शन में वो डिग्री में ना दे, है ना। तो एसआई यूनिट बच्चों रेडियन है, कई जगह आपको यूनिट डिग्री भी देखने को मिलेगी, एसआई यूनिट रेडियन है। डायमेंशन क्या हो जाएंगे बच्चों इसके? हाँ, डायमेंशनलेस, बिल्कुल। अच्छा बच्चों एक चीज और, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, ठीक, ठीक है। अब हाँ बच्चों इसमें थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों वो वेक्टर है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बच्चों वेक्टर होंगे, बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स वो वेक्टर नहीं होते, ठीक है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होते, क्योंकि
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ये बच्चों वेक्टर कहा जाएगा, और जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री 60 डिग्री वो वेक्टर में क्लासिफाई नहीं होते हैं। तो अगर कहीं आए बच्चों तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारे दिमाग में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही चलता है, तो हम वेक्टर लिख देते हैं। पर इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, ज्यादातर केसेस में आप नहीं देखोगे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि थोड़ा सा ये वाला रूल आ जाता है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होते। फिर भी कभी आए तो बच्चों आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। क्या बेटा? अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आता है केवल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है तो फिर आप वेक्टर ही लगा के चलिए। बाकी लार्ज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। ठीक, लिख लिया बच्चों सबने? क्या बेटा? टेंसर क्वांटिटीज देखिए इस लेवल पे तो हम बता देते कि जो भी वेक्टर ना हो और जो स्केलर ना हो उसको टेंसर कहा जाता है। पर टेंसर क्वांटिटी बच्चे बिल्कुल अलग ही है। जैसे स्ट्रेस आप आगे इंजीनियरिंग में करोगे तो स्ट्रेस करके क्वांटिटी वो प्रॉपर टेंसर है, तो उसको अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग डिफाइन करते हैं ना। तो टेंसर बहुत अलग डिस्कशन हो जाता है बच्चे, आप अभी तो केवल स्केलर और वेक्टर पे ही रहिए। क्या बेटा? टेंसर है नहीं नहीं, करंट टेंसर नहीं, हम लोग अपने लेवल पे करंट को स्केलर मान के चलते हैं। स्केलर, आपके पास सवाल है कि करंट क्या है तो आप स्केलर ही मार्क करिएगा। ये थोड़ा सा मतलब इसका लॉजिक यही है कि ये जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बस प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, बाकी और कैसा आप एग्जाम्पल कैसा चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, वैसे अच्छा, हाँ वैसा कोई अभी तो एग्जांपल नहीं है बच्चे मेरे दिमाग में, ऐसा आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स बड़े वाले डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं क्लासिफाई करते हैं। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है इसलिए इसको वेक्टर। ठीक है, कोई अगर आपसे कारण पूछे तो बस वही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का लगा दीजिए। ठीक है, बाय बच्चे, कल की क्लास में मिलेंगे तो और डिस्कशन होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी है हम लोग कवर कर लेंगे जितना आपके टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। भाइयों सभी को। हाँ हाँ, बाय बाय, टेक केयर।